नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पेपर सोल्यूशन में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड एसीएफ एग्जाम सीरीज के पार्ट 3 की। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। देखते हैं 73वें क्वेश्चन को, और ये है द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन वेयर डिस्कवर्ड बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केपलर। बात करें अगर इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन नंबर सी को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। ये न्यूटन है, न्यूटन ने तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था। गैलीलियो भी इसका आंसर नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केपलर। और इसका सॉल्यूशन आप एनसीईआरटी से भी आपको मिल सकता है, जिसमें केपलर्स प्लैनेटरी मोशन रूल्स दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अ सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो अगर बात करें इसके ऑप्शन की, इट्स टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन इट्स मास। जबकि सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो t = 2 पाई अपॉन r अंडर ऑफ r प्लस s होल स्क्वायर अपॉन g की होल अंडर होता है। ऑप्शन होता है इसमें कहीं पे भी m का कोई रूल नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा रॉन्ग। फिर अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर हो या ना हो ये फिक्स नहीं होता है। हर जितने भी सैटेलाइट्स होते हैं उनके अलग अलग टाइम पीरियड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी को भी हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब बचते हैं हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। अब सैटेलाइट जो होता है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, बट उसकी जो अर्थ के अराउंड जब वो रिवोल्यूशन करेगा तो उसका जो पथ होता है वो एक एलिप्टिकल होता है। और एलिप्टिकल में क्या होता है, दो तरह की एक्सिस होती है, मेजर और माइनर एक्सिस होती हैं। और हर पॉइंट पे जो स्पीड होती है वो तो यूनिफॉर्म होती है, बट जो वेलोसिटी होती है वो चेंजेस होती है। और वेलोसिटी में चेंजेस को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो इससे हमको ये पता चल जाता है कि सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड मूव कर रहा होगा यूनिफॉर्म स्पीड से, उस पर एक्सेलरेशन जरूर डेवलप होता है। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इट्स मोशन हैज़ एन एक्सेलरेशन, विच इज़ वेरी ट्रू। बात करेंगे फिर क्वेश्चन नंबर 75 की, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च्ड इनटू स्पेस वाज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्पुतनिक फर्स्ट। देखिए, जो फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 1957 में, और इसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बिकॉज इसमें जो भी ऑप्शंस हैं वो काफ़ी फेमस हैं। अब जैसे हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि वोस्टोक फर्स्ट की, तो ये क्या था, ये फर्स्ट क्रूड स्पेस फ्लाइट इन हिस्ट्री लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1961 था। और इसमें पहले सोवियत कॉस्मोनेट, जिनको हम बोलते हैं यूरी गागरिन, है ना, जो पहले अंतरिक्ष यात्री थे वो गए थे। फिर हम बात करें जैसे पॉयनियर फर्स्ट की, तो पॉयनियर फर्स्ट भी जो है वो नासा के थ्रू लॉन्च किया गया था। और ये पहला अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम था, बट ये मून में जा नहीं पाया था, उस बीच में ये फेल हो गया था। और वोस्टोक और स्पुतनिक ये दोनों ही रशियन के, यानी कि यूएसएसआर के स्पेस फ्लाइट्स थे, बट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर बात करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 76 की, तो ये द इंडियन स्पेस प्रोग्राम बिगन इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1962। तो इसमें क्या है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम वाज बिगन इन द ईयर 1962 व्हेन पंडित जवाहरलाल नेहरू विद विक्रम साराभाई एस्टेब्लिश्ड इनकॉस पार, है ना, इनकॉस पार को एस्टेब्लिश किया गया था। और यही इनकॉस पार कुछ टाइम बाद इसरो के नाम से जाना गया, यानी कि 1963 में। इनकॉस पार की अगर हम बात करें तो इसका नाम है इंडियन नेशनल कम्युनिकेशन स्पेस रिसर्च। बात करते हैं फिर 77वें क्वेश्चन की, ये हेलीज कॉमेट वाज लास्ट सीन इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1986। अभी तक का जो पैटर्न है वो हर 75 साल में हेली कॉमेट दिखता है। तो यानी कि 2061 में ये फिर से दिख सकता है। देखते रहे 78वें क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन रिलाइज ऑन रेडियो सिग्नल्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब जो सेल फोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें रेडियो वेव्स और जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू वो काम करता है। और सेल फोन जो होता है वो क्या होता है, एक वायरलेस यूनिट होती है। तो इसका आंसर इसलिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वायरलेस हुआ। देखते हैं 69वें क्वेश्चन को, चेन्नई में सितंबर 2015 ईस्वी के अंतिम सप्ताह में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय ओपन
पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता में उत्तराखंड के लिए किसने 2 रजत पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेम कुमार। और देखिए कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम खुद ही आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर सी यानी कि साइना नेहवाल और पी कश्यप, क्योंकि ये दोनों ही उत्तराखंड के नहीं है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 को, यानी कि एकमात्र असैनिक जिसने भारतीय वायुसेना द्वारा 2013 ईस्वी की केदारनाथ आपदा में चलाई गई मदद की मुहिम में भागीदारी की थी वह है। तो इसका हो जाएगा आंसर यानी कि ए योगेंद्र राणा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 को, यानी कि कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कीर्तिनगर जनपद टिहरी गढ़वाल। देखते हैं 82वें क्वेश्चन को, यानी कि मिस दीवा 2018 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नेहल चुडासमा। देखते हैं 83वें क्वेश्चन को, यानी कि कत्यूरी शासकों की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्तिकेयपुर। फिर देखें अगर हम 84वें क्वेश्चन को, यानी कि टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मानवेंद्र शाह, जिनकी तस्वीर भी नरेंद्रनगर की तरफ काफ़ी दिखती है। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, यानी कि सुधांश्री खुल्लर के बाद किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया था? तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ, और सुधांश्री खुल्लर जो थे वो प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड थे, यानी कि जब 2014 में नीति आयोग की नींव रखी गई तो उसके पहले सीईओ जो थे वो अमिताभ कांत। बात करें अगर अरविंद पनगड़िया की, तो वो नीति आयोग के पहले वाइस चेयरमैन थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 को, यानी कि हिमालयी उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमालयी अग्रभ्रंश। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 को, उत्तराखंड में निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट उत्तराखंड में काफ़ी है, जैसे हम बात करें टीएचडीसी और एनटीपीसी की, तो मैक्सिमम जनरेशन जो होता है उत्तराखंड से ही होता है। बात करते हैं 88वें क्वेश्चन की, यानी कि वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गर्भवती महिलाओं से। और देखिए सेंटर की तरह ही काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई गई थी जो वुमेन सेंट्रिक थी, जिसमें प्री बर्थ और पोस्ट बर्थ फैसिलिटीज़ दी गई थी। भारत और उत्तराखंड और स्टेट्स में होने वाली जो इन्फेंट मोर्टेलिटी है उसको कम करने के दृष्टिकोण से ये योजना काफ़ी इम्पॉर्टेंट थी। देखते हैं 89वें क्वेश्चन को, यानी कि मालपा यानी कि पिथौरागढ़ की भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1992। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो घटना जो मालपा लैंडस्लाइड हुई थी ये 18 अगस्त 1998 को हुई थी पिथौरागढ़ में, और मालपा एक विलेज था। भारत में बहुत सारी भूस्खलन त्रासदियाँ हुई है इससे पहले भी, जैसे अगर हम बात करें गुवाहाटी लैंड असम त्रासदी की, तो ये भी 1948 में हुई थी और इसकी भी डेट जो थी वो सितंबर 18 थी। और हम केदारनाथ आपदा को भी याद रखना पड़ेगा जो कि 16 जून 2013 को हुई थी। तो कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपदाएं हैं जो देश में आई है। चलते हैं 90वें क्वेश्चन में, यानी कि भारत के 14वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन द्वारा निम्न में से किस मानक को राज्यों के साथ कर बंटवारे हेतु 7.5% का भार निर्धारित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि वन आच्छादन, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवरेज। अगर हम बात करें फाइनेंस कमीशन की, तो वो फाइनेंस कमीशन जो होता है वो संविधान के आर्टिकल नंबर 280 में गठित किया गया है। और जो 14th फाइनेंस कमीशन होता है वो क्या करता है, टैक्स या जितने भी फाइनेंस कमीशन होते हैं क्या करते हैं, टैक्स डेवोल्यूशन के काम आते हैं। अगर हम बात करें 14th फाइनेंस कमीशन की, तो उसके द्वारा 5 क्राइटेरिया यानी कि मानक निर्धारित किए गए थे, जिनके आधार पर किसी पर्टिकुलर स्टेट को सेंटर से में करों की भागीदारी का हिस्सा दिया जाता है। वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे इनकम डिस्टेंस वो 50%, पॉपुलेशन 1971 के सेंसस के अकॉर्डिंग इसका जो शेयर होता है वो 17.5% होता है, पॉपुलेशन ऑफ 2011, एरिया एंड फॉरेस्ट कवर की जो हिस्सेदारी होती है वो 7.5% भार निर्धारित किया गया है। 14 फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो 2015 से 2020 तक रही थी। अब जबकि 15 फाइनेंस कमीशन को हमने कॉन्स्टिट्यूट कर लिया है, तो
उसकी रिकमेंडेशन अब स्टार्ट होगी और इसने इसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस भी किए हैं टैक्स डेवोल्यूशन रेजीम में, यानी कि पहले 5 क्राइटेरिया के साथ अब नए या उनके अलावा अब 3 क्राइटेरिया में इसको डिवाइड कर गया है। तो 15 फाइनेंस कमीशन ने 3 क्राइटेरिया डिसाइड किए हैं, जैसे वो होते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे बेस्ड ऑन इक्विटी और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस और बेस्ड ऑन नीड, यानी कि जैसे पॉपुलेशन, एरिया, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इनकम डिस्टेंस, इनको एंड टैक्स इफेक्ट ऑल्सो। देखते हैं 91वें क्वेश्चन को, यानी कि भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुसार राज्यों को प्राप्त केंद्रीय करों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी है। तो जैसा हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा, यानी कि 90वें क्वेश्चन में देखा कि टैक्स डिवोल्यूशन करने के काम आता है और राज्यों की हिस्सेदारी इसमें निर्धारित होती है, वैसे ही तो 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की जो हिस्सेदारी है वो है 1.05। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पर क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन अब पुराना हो चुका है, 15 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट हो गया है, तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अब हमें ये जान लेना जरूरी है कि 15 फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग उत्तराखंड की हिस्सेदारी कितनी होगी। तो इसका आंसर तो ये हो जाएगी 1.1% अब जो उत्तराखंड की हिस्सेदारी होगी। देखते हैं 92वें क्वेश्चन को, यानी कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात यानी कि उत्तराखंड की तुलना में अधिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उड़ीसा। बात करें लिंगानुपात यानी कि चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो उत्तराखंड का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो है 963 यानी कि 963। बात करें उड़ीसा की, तो इसका जो चाइल्ड सेक्स रेशियो 979 है, जो उत्तराखंड से ज़्यादा है। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड का जो चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 963 है, बट 2001 के अनुसार वो 962 था, यानी कि उत्तराखंड में ग्रोथ हुई है। और अगर हम बात करें पॉपुलेशन ग्रोथ की, तो 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग उत्तराखंड में 19.20 थी, जो घट के 2011 में 18.81 हो गई है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड का जो मेल फीमेल रेशियो है वो उड़ीसा से कम है। और अगर हम बात करें चाइल्ड सेक्स रेशियो की, तो वो 2001 में उत्तराखंड में 908 था, जो अब घट के 2011 में 890 हो गया है। तो ये चिंता का जरूर विषय है। 93वां क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2006। तो एमएसएमई सेक्टर जो होता है देश की ग्रोथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक्ट लागू किया था। और इसका जो काम होता है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन और एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलपमेंट करना और रोजगार को बढ़ाना होता है। ग्रामीण उद्यमिता और स्वरोजगार देना इसके प्रमुख लक्ष्य भी होते हैं। देखते हैं 94वें क्वेश्चन को, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2018 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप का विजेता था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंग्लैंड। बात करें अगर 95वें क्वेश्चन की, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना कब लागू की गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी जो 2014 में लॉन्च की गई थी। तो पीएम जन धन योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 2014 में लाइन लॉन्च की थी और इसका जो मेन मोटिव था वो था फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस स्कीम्स में बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी गई थी, जैसे एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो 2 लाख तक का दिया गया था, एक्सीडेंटल कवर भी इसमें प्रोवाइड किया गया था और एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 10,000 रुपये की भी दी गई थी। देखते हैं 96वें क्वेश्चन को, यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत जीवन बीमा की राशि कितनी है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 लाख। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना यानी कि PMJJY ये 9 मई 2015 को कोलकाता से लॉन्च की गई थी और इसमें 18 से 50 साल और 55 साल तक के लोगों को शामिल किया गया था विद मिनिमम प्रीमियम रेट ऑफ ₹330, कि 330 रुपये के प्रीमियम के तहत उनको जोड़ा गया था और इसमें 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर दिया गया था। देखते हैं फिर 97वें क्वेश्चन को, यानी कि निम्न प्राधिकारियों में से कौन एक मौलिक अधिकारों पर युक्ति संगत रोक लगाने के लिए प्राधिकृत है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनको कौन कर्टेल कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट, जो समय समय पर संविधान संशोधन और अमेंडमेंट ला सकती है। देखते हैं फिर 98वें क्वेश्चन को, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधायिका की उच्च सदन यानी कि विधान परिषद, जिसको हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, का गठन और इसकी समाप्ति की जा सकती है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय संसद के द्वारा, इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद ये काम कर सकती है, बट इसके लिए जो राज्यों की जो विधान सभा होती है उनकी रिकमेंडेशन की ज़रूरत होती है, उनके वो भी एक बिल पास करके संसद में उस लॉ को टेबल्ड करती हैं। देखते हैं 99वें क्वेश्चन को, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या था। प्रशासन में पारदर्शिता का संवर्धन करना, प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम। देखिए इन सब के ये सभी इसके एक प्रोविजन थे, तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी। फिर हम देखते हैं 100वें क्वेश्चन को, यानी कि इनमें से कौन सी एजेंसी भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी का आकलन करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NSSO। NSSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये एक गवर्नमेंट की एजेंसी है जो टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स निकालकर भारत में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों को बताती है। हाल ही में NSSO की एक रिपोर्ट, यानी कि PLFS, जिसको हम कहते हैं पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, इसके द्वारा भारत में एम्प्लॉयमेंट रेट फाइनेंशियल ईयर 2018 के लिए आंकड़ों का अध्ययन किया गया था, जिसमें कुछ बातें सामने आई, यानी कि रूरल में 5.3 और अर्बन इंडिया में 7.8 और ओवरऑल ऑल इंडिया में 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रही। अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की कि क्या फॉर्मूला रहता है, तो नेशनल और स्टेट लेवल टू स्टडी एम्प्लॉयमेंट रेट, और इसका जो फॉर्मूला रहता है वो ये रहता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉन टोटल एडल्ट पॉपुलेशन इनटू 100। इस तरह से आंकड़े जुटाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमने पूरे एग्ज़ाम का GS सेक्शन कवर किया। आगे भी और CSET के क्वेश्चनों को जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ और नोटिफिकेशन को देखते